हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे यहाँ पर उद्योग क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र को पढ़ेंगे। यहाँ पर ये चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का, यहाँ पर जो है 10th चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उद्योग क्षेत्र, यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र। हमने पिछली वीडियो में यहाँ पर कर लिया था ये सारी चीजें, जो कि हमने तुलनात्मक अध्ययन देखा था, भारत, पाकिस्तान और चीन के बारे में सारी जो है हमने चीजें देखी थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर उद्योग क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं उद्योग क्षेत्र की और द्वितीयक क्षेत्र की। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? हमारा उद्योग क्षेत्र ही होता है। उद्योग क्षेत्र को हम द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे उद्योग क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कैसे किया। यानी जीडीपी एक ऐसी चीज है जिससे पता चलता है कि एक जो देश है किस प्रकार से विकास कर रहा है। अगर जीडीपी उस देश की ज्यादा है तो वो ज्यादा विकास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीडीपी ही बता देती है, देश के विकास के संकेत को देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जीडीपी में योगदान क्या रहा वो देखेंगे। तो सबसे पहला योगदान जो रहा है यहाँ पर जो है जीडीपी में जो सर्वाधिक योगदान देता है कौन? सेवा क्षेत्र जो है जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो यहाँ पर जो है योगदान भारत की स्थिति में 53% और पाकिस्तान की स्थिति में 54% था। यानी जो जीडीपी को बढ़ाया उद्योग क्षेत्र ने, यहाँ पर जो है सेवा क्षेत्र ने जो बढ़ाया है, यहाँ पर जीडीपी को भारत में 53% तक बढ़ाया है और साथ ही पाकिस्तान में 54% बढ़ाया है। लेकिन चीन में जो है ये 32% ही सेवा क्षेत्र ने यहाँ पर जो है बढ़ाया है जीडीपी को। अब बात करेंगे हम इसकी कार्यबल की। यहाँ पर जीडीपी को इतना बढ़ाया, अब देखते हैं कार्यबल को कितना बढ़ाया है। यहाँ पर कार्यबल का अंतर देख लेते हैं, कार्यबल क्या हुआ। यहाँ पर जो कार्यबल है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है 1980 में जो है पाकिस्तान में सबसे जो है कार्यबल को सेवा क्षेत्र में हस्तांतरित करने में जो है भारत की चीन से अधिक आगे था। मतलब जो है यहाँ पर क्या था, भारत चीन से अधिक आगे था। यानी 1980 के दशक तक जो है कार्यबल बहुत ज्यादा था सेवा क्षेत्र में भारत के पास। लेकिन क्या हुआ, 1980 के दशक में सर्वाधिक यानी सेवा क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल जो होता था, अनुपात जो है भारत चीन पाकिस्तान में क्रमशः कितना था, 17% भारत में था, उसके बाद 12% चीन में रहा, 27% जो है पाकिस्तान में आ गया। उसके बाद जो है 2014 में ये है 29%, 43% और 54% हो गया। ठीक है, भारत चीन पाकिस्तान के मुकाबले। ठीक है, भारत में कितना हो गया 2014 में, ये हो गया 29% और चीन में हो गया 43% और जो है पाकिस्तान में 34% हो गया। तो इस तरह से ये सेवा क्षेत्र मतलब कार्यबल बदला और इसमें परिवर्तन हुआ। ठीक है, हमने यहाँ पर ये चीज देख ली। अब चलिए देखते हैं सेवा क्षेत्र की बात। यहाँ पर हमने क्या देखा, उद्योग क्षेत्र, यहाँ पर सेवा क्षेत्र देखा। ठीक है, ये था हमारा सेवा क्षेत्र का। अब हम देखेंगे यहाँ पर उद्योग की बात हमने करी थी। उद्योग में क्या था, उद्योग का जो यहाँ पर अनुपात रहा है, उद्योग में जो बढ़ावा हुआ है वो हमारा 53% यहाँ पर हुआ था। तो हमने यहाँ पर 53% देख लिया था। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र हमने देख लिया, उद्योग देख लिया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये हमारा जो था, ये हमारा यहाँ पर सेवा क्षेत्र का मैंने जो अभी बताया सेवा क्षेत्र के आंकड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ अब उद्योग क्षेत्र यहाँ पर जो है उद्योग क्षेत्र के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो उद्योग क्षेत्र की बात करेंगे तो उद्योग क्षेत्र में जो है चीन में जो है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र जो है जीडीपी में सर्वाधिक क्रमशः 43% और 48% था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत योगदान देते हैं, क्या मतलब है, यहाँ पर जो है चीन में जो है सेवा क्षेत्र में जो जीडीपी है यानी वस्तुओं और निर्माण जो है उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र जो है यहाँ पर उद्योग का जो क्षेत्र है 43% योगदान देता है चीन में। भारत और पाकिस्तान में जीडीपी जो है 50% से अधिक योगदान देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है चीन में जीडीपी में 43% योगदान है इसका। और साथ ही जो है भारत और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर 30% से 21% का योगदान है उद्योग क्षेत्र में। ठीक है, अब कार्यबल की बात करते हैं। यहाँ पर जो कार्यबल है उद्योग क्षेत्र में, यहाँ पर जो है चीन ने रोजगार और उत्पादन को कृषि विनिर्माण करने और यहाँ पर जो है सेवा क्षेत्र को हस्तांतरित किया है। और साथ ही क्या किया है, भारत और पाकिस्तान में हस्तांतरण सीधे सेवा क्षेत्र को हो रहा है। यानी भारत और पाकिस्तान से अब क्या हो रहा है, हस्तांतरण क्या हो रहा है, सेवा क्षेत्र की ओर जा रहे हैं लोग।
और यहाँ पर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में देखिए विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत जो है कार्यबल अनुपात 2014 और 15 के अनुसार भारत पाकिस्तान में क्रमशः 21% और 23% था। यानी भारत में 21% और चीन में पाकिस्तान में जो है यहाँ पर 23% था, जबकि चीन में जो है जनसंख्या की बात करें तो 29% क्षेत्र में लगा हुआ था। यानी 29% भाग जो है यहाँ पर उद्योग क्षेत्र में जो है चीन में लगा हुआ है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इस पूरे चैप्टर के निष्कर्ष के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंक्लूजन हमने क्या करा, अभी तक हमने जो है तीनों चैप्टर्स को पढ़ा, मतलब तीनों देशों के बारे में जानकारी पढ़ी, भारत, पाकिस्तान और चीन के बारे में। अब देखेंगे हम और यहाँ पर हमने उनकी तुलना भी की। अब देखेंगे इन तीनों को मिलाकर के अब निष्कर्ष क्या निकलता है। जो निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर निकलता है और सेवा क्षेत्र के ऊपर निकलता है। तो पहला जो निष्कर्ष निकला यहाँ पर है कि दो गत वर्ष जो बीत गए हैं वर्ष, उनमें क्या हुआ, कृषि क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान दिया गया है वो तीनों देशों में कार्यबल के सबसे बड़े अनुपात को रोजगार देता है। ठीक है, गिर गया है, मतलब यहाँ पर जो है कृषि क्षेत्र में जो जीडीपी थी योगदान वो तीनों क्षेत्र में गिरा है। ठीक है, अब बात करें औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में चीन ने तो 2 अंकों में वृद्धि बनाई है, यानी चीन सबसे आगे निकल गया औद्योगिक क्षेत्र के मामले में, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में जो है चीन ने जो है बहुत अच्छी वृद्धि की है और आगे निकल गया है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के लिए यह क्या होगा, विकास की दर गिरी है। भारत और पाकिस्तान ने इतनी तेजी से यह जो है विकास नहीं कर पाया, उद्योग और सेवा क्षेत्र पर, औद्योगिक क्षेत्र पर यह अच्छे से नहीं रह पाया। ठीक है, अब बात करेंगे सेवा क्षेत्र की। सेवा क्षेत्र में क्या हुआ, सेवा क्षेत्र में जो है चीन में 1980 से 1915 में जो है अपने विकास की दर बढ़ाने में सक्षम रहा। यानी 1980 से लेकर के 1915 तक जो है इसकी सेवा क्षेत्र में विकास की दर बढ़ी। लेकिन जबकि भारत में जो पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र की विकास की दर कम थी, लेकिन चीन में जो है इसकी सेवा क्षेत्र में दर बढ़ती गई। ठीक है, यही चीज़ है। यानी आप देखेंगे सारी चीज़ों को मिलाकर आपका निष्कर्ष ये निकलता है कि चीन ने सबसे ज़्यादा वृद्धि की है। ठीक है, भारत से भी ज़्यादा, पाकिस्तान से भी ज़्यादा एक चीन ने सबसे ज़्यादा वृद्धि की है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं मानव विकास के संकेत कैसे मिलते हैं। मानव विकास के संकेत की बात करें तो यहाँ पर संकेत जो है बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बता रखे हैं, जिससे कि यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, ऐसे कौन से संकेत होते हैं जो कि मानव की विकास की मानव विकास की ओर संकेत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मानव विकास सूचकांक जिन्हें कहा जाता है, ये मानव विकास सूचकांक ही हैं जो हमें मानव की जो है यहाँ पर जो है विशेषताओं को बताते हैं, जो कि विकास को बताते हैं कि मानव का कितना विकास हुआ है। मानव का विकास से मतलब है मानव की स्किल्स और उसकी गुणवत्ता और हुनर में जो है वृद्धि होना। यहाँ पर मानव स्किल्स क्या है, मानव विकास है। ठीक है, तो मानव विकास में कैसे होगा आप देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मानव विकास की बात करेंगे तो मानव विकास का मतलब होता है यहाँ पर मानव विकास में क्या होगा, पहले ही होगी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। मानव का विकास करना है। ठीक है, तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है उन वर्षों की औसत संख्या से होता है जितने वर्षों तक लोगों की जीवित जो है रहने की संभावना होती है। ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी एक व्यक्ति जन्म लेता है और वो जन्म लेने के बाद कितने समय तक वो जीवित रह सकता है, उसकी जीवित रहने की प्रत्याशा क्या है, कितने समय तक वो जीवित रहेगा, वो चीज बताता है यहाँ पर जीवन प्रत्याशा में। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करता है स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष, यानी स्कूली शिक्षा मतलब जो है चीन के मामले में सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर बात करेंगे, चीन के मामले में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर 7.6% थी और यहाँ पर जो है भारत में जो है 6.3%, पाकिस्तान में जो है 5.1%। तो इस तरह से जो है स्कूली शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा जो है चीन में सबसे अधिक अच्छी थी, उसके बाद भारत में, फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो है स्कूली शिक्षा सबसे अच्छी दी जाती थी। उसके बाद आता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो भारत पाकिस्तान की बात करेंगे। शिशु मृत्यु दर में जो शिशु मृत्यु दर है यहाँ पर जो है इसका मतलब होता है 1 वर्ष में प्रति 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं में से 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व मरने वाले शिशुओं की संख्या से है। मतलब
एक वर्ष के अंदर जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं और वो एक वर्ष के अंदर अंदर जितने बच्चे जन्म लेने के बाद मर जाते हैं एक वर्ष के अंदर, उन्हें हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। ठीक है, यह शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा देश किस बारे में था, यहाँ पर जो है इस तरह से जो है चीन इसमें बेहतर निकला, क्योंकि चीन के पास क्या है, चीन के पास जो है सुविधाएं हैं, अच्छी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं, इसीलिए यहाँ पर जो है लोगों की जीवन की प्रत्याशा अधिक रही। साथ ही बात करते हैं वयस्क साक्षरता दर की। वयस्क साक्षरता दर मतलब होता है वयस्क साक्षरता दर कि जो वयस्क लोग हैं, बड़े लोग हैं यानी जवान लोग हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो वयस्क साक्षरता दर में चीन और भारत पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। यानी जो है यानी साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भारत और चीन में पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम पाए जाते हैं। साथ ही बात करेंगे गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं वो उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं वो गरीब कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर आप देखेंगे भारत, चीन, पाकिस्तान में जो है भारत में जो है सबसे, यहाँ पर जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा वाले लोग रहते हैं। उसके बाद जो है चीन में उससे थोड़ा कम रहते हैं, यानी पाकिस्तान में जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं, और उसके बाद भारत में रहते हैं, फिर लास्ट में सबसे कम गरीब जो लोग रहते हैं वो चीन में रहते हैं। उसके बाद करते हैं मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मातृ मृत्यु दर का मतलब हुआ कि यहाँ पर चीन में 1 लाख जन्म पर केवल 27 महिलाएं ही मरती हैं, 27 महिलाएं मर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब है मातृ मृत्यु दर कि माताओं की मृत्यु की दर क्या है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रतिशत यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी। प्रति व्यक्ति जीडीपी का मतलब होता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की जीडीपी की आय कितनी है। ठीक है, एक व्यक्ति की आय की जीडीपी कितनी है। यहाँ पर देखिए चीन की अपेक्षा ऊंचा क्रम, मुख्यतः ऊंची जो है अधिक ऊंची व्यक्तिगत जो है प्रति व्यक्ति जीडीपी के कारण होता है। 2016 में चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी 14,400 अमेरिकन डॉलर अनुमानित की गई थी, लेकिन यहाँ पर भारत की बात करें तो 6,092 थी अमेरिका डॉलर में। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें तो 4,866 जो अमेरिका डॉलर में थी। अब बात करते हैं उच्च स्वास्थ्य जल स्रोतों की, यानी दोनों सभी देशों में कौन कौन से उच्च स्वास्थ्य जल स्रोत हैं वो हम देखेंगे। उच्च स्वास्थ्य जल स्रोत जो हैं यहाँ पर जो है पाकिस्तान में जो है 77% जनसंख्या को बेहतर स्वच्छ जल प्रदान किया जाता है, लेकिन यहीं पर जो है भारत और चीन में जो है 64% और 40% मिलता है। भारत में 64% और यहाँ पर चीन में जो है 40% ही शुद्ध जल पीने के लिए है, यानी चीन के पास पानी पीने के लिए बहुत कम है, ये शुद्ध जल नहीं है। उसके बाद भारत के बाद उससे जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा जल है। उसके बाद जो है भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में जो है सबसे बढ़िया जल है। उसके बाद देखेंगे कुपोषण की जनसंख्या, कुपोषित जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या का प्रतिशत जो कि पर्याप्त आहार प्राप्त करने में असमर्थ नहीं है, मतलब पूरी तरह से असमर्थ नहीं है, मतलब प्राप्त नहीं कर पा रहा अच्छा आहार, वो कुपोषित जनसंख्या कहलाती है। चीन में जो है ऐसी जनसंख्या का अनुपात सबसे कम होता है, 9% पाया जाता है, लेकिन भारत में 39% है, पाकिस्तान में 45% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी जनसंख्या में अनुपात है, कितना अंतर है, कितनी सारी जो है डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये सारे पॉइंट भी लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। जो है मानव विकास संकेत के बारे में ये क्वेश्चन था कि हमने क्या पढ़ा, जन्म के बारे में, मतलब जन्म के साथ जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या होती है। ठीक है, स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष क्या होता है, और यहाँ पर शिशु मृत्यु दर क्या होती है, वयस्क साक्षरता दर, गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति, मातृ मृत्यु दर, व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, उच्च स्वास्थ्य जल स्रोतों तक पहुंच और कुपोषित जनसंख्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए अब जो है अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। बस इसमें जो है यहाँ पर 10.3 ही रह गया है, जो कि हम अगली वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।